सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए। थैंक यू। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तिलक अकेडमी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं ऋषभ पांचाल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो पर्टिकुलर वीडियो है इसमें हम लोग बात करेंगे फिजिक्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नए चैप्टर की, जो कि होगा गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, उसके बाद में सैटेलाइट क्या होता है, उसके बाद में एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, सैटेलाइट कितने टाइप के होते हैं, वहाँ से जितने भी क्वेश्चन आते हैं, केपलर्स के लॉ क्या होते हैं, जो भी क्वेश्चन आते हैं सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं हम ग्रेविटेशन से। तो हमने स्टार्ट किया ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम हुए थे, सबसे पहले न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। ठीक है, तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम इसे कहा जाता है। एक्चुअल में गुरुत्वाकर्षण होता क्या है इसकी बात करते हैं। नोट्स अभी हटा दीजिए, पहले डिस्कस करेंगे थोड़ा सा गुरुत्वाकर्षण होता क्या है, पहले डिस्कस करते हैं। तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट, कोई भी दो पिंड, अगर कोई दो पिंड है तो उनके बीच में उनके द्रव्यमान के कारण, कोई भी दो पिंड जिनमें द्रव्यमान है, ठीक है, तो किन्हीं भी दो पिंड के द्रव्यमान के कारण उनके बीच में लगने वाला आकर्षण बल ही गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। इंग्लिश में अगर बात करूं तो किसी भी दो ऑब्जेक्ट जिनमें मास है, तो उन दो ऑब्जेक्ट के मास के कारण, बिकॉज ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसी को हम ग्रेविटेशन बोलते हैं। मतलब गुरुत्वाकर्षण बल नॉर्मली अगर देखें तो कैसा है, दो मासेस, लेट सपोज एक मास कैपिटल एम है, एक मास स्मॉल एम है, तो दोनों मासेस के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी कि ये क्या है, आकर्षण बल है। किसके कारण लगता है, तो दो वस्तु में जो द्रव्यमान होता है उसके कारण लगता है। ठीक है, द्रव्यमान और भार क्या होता है इसमें भी अंतर हम आगे समझेंगे, तो अभी सिर्फ इतना ध्यान रखिए। ठीक है, अब गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है, गुरुत्वाकर्षण का नियम मतलब कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या फिर मैं बोलूँ इसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, है ना, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, या फिर मैं बोलूँ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो किसने दिया था, तो वो दिया था हमारे न्यूटन ने, वो दिया था न्यूटन ने। अब न्यूटन ने इस लॉ को दिया और इस लॉ में क्या बताया ये ध्यान रखिए। इस लॉ में इन्होंने दो चीज़ें बताई। दो चीज़ें ये बताई कि जो दो पिंड है, लेट सपोज आप दो जो ऑब्जेक्ट है, लेट सपोज पहला ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास स्मॉल m है, और इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के केंद्र से केंद्र के बीच की दूरी जो है वो लेट सपोज r है ना, r, स्मॉल r मान लीजिए या कैपिटल R मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, लेट सपोज r है। तो न्यूटन ने दो बातें बताई। पहली बात ये बताई थी कि इनके बीच में जो बल, आकर्षण बल लगेगा उसे गुरुत्वाकर्षण बल बोलेंगे, और इनके बीच में जो लगने वाला आकर्षण बल होगा, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उसको तो फोर्स ही बोलेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो फोर्स होगा वो सीधे सीधे समानुपाती होगा, मतलब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के मल्टीप्लिकेशन ऑफ मासेस के, मतलब कि दोनों के मासेस के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा वस्तु का उतना ही ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण का बल लगेगा। ठीक है, दूसरी बात न्यूटन ने अपने नियम में ये बोली थी, कौन सा नियम, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो इसमें दूसरी बात न्यूटन ने ये बोली थी कि जो इनके बीच में बल लगेगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होगा। किसके, इनके बीच की दूरी के वर्ग के। तो इनके बीच की दूरी r और उसका वर्ग यानी कि स्क्वायर। तो दो बातें बोली। पहला तो जो मासेस है दोनों ऑब्जेक्ट के, उनके मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जो ग्रेविटेशन फोर्स होगा। सेकंड थिंग ये बोली कि इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा जो ये फोर्स लगेगा। अगर इन दोनों कंडीशन को मैं मिला दूँ तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद में, मैं सॉल्यूशन नहीं बता रहा डेरिवेशन 12th क्लास का, लेकिन यहाँ से जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर, ये गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र मिलता है। ये क्या मिलेगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से जो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लग रहा है गुरुत्वाकर्षण का, या फिर ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, उसका फॉर्मूला मिल गया।
ये फॉर्मूले में अब आपको मेन चीज़ें ध्यान रखनी है। तो अगर ये गुरुत्वाकर्षण बल की इकाई देखें तो ये बल है, तो इसकी इकाई तो न्यूटन होगी सबसे पहले। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जहाँ से सीधे सीधे प्रश्न बनता है, उन चीज़ों की मैं आपको बात करता हूँ और समझाता हूँ, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ देखिए जरा यहाँ से, तो अब मैं आगे बात करता हूँ। आगे अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ से देखिए, अगर मैं इस R की वैल्यू, इस G की वैल्यू मैं यहाँ से निकालना चाहूँ, इस G की वैल्यू, तो आप देखेंगे पहले तो ये G देखते हैं, G का मतलब क्या होता है। इस G को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहा जाता है। इस G को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहा जाता है ना। और इस G का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इसकी इकाई होती है, इसकी यूनिट होती है। ये आपको ध्यान रखना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट फैक्ट, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि G का मान क्या होता है। तो G को क्या कहा जाता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मतलब होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ये इसकी जो वैल्यू रहती है पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट रहती है, यही रहती है, ठीक है। आप कहीं भी देख लीजिए, जब भी आपको गुरुत्वाकर्षण निकालना हो इसकी जरूरत पड़ेगी, और इसकी वैल्यू ये होती है। इसकी यूनिट पूछी जाती है, इसकी इकाई पूछी जाती है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अगर आप चाहते हैं कि इसकी इकाई कैसे आई तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ से इसकी G की वैल्यू निकालूँ तो आप देखेंगे R स्क्वायर इधर गुणा में चले जाएगा। अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ी है तो FR स्क्वायर, और वो MM नीचे आ जाएगा, M और M, और यहाँ पे G की वैल्यू बनेगी। तो आप देखिए यूनिट कैसे निकाल सकते हैं। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, ठीक है। R स्क्वायर यानी कि ये दूरी है, तो दूरी का वर्ग यानी कि दूरी को मीटर में मापते हैं तो मीटर का स्क्वायर, ठीक है। ये द्रव्यमान है तो ये केजी, और ये भी द्रव्यमान है तो ये केजी इंटू केजी अगर करेंगे तो ये हो जाएगा केजी का स्क्वायर। तो आप देख रहे क्या मिला, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। देखो ये मिल गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो अपॉन आया, और केजी इंटू केजी, ये केजी स्क्वायर मिला यूनिट, ठीक है। तो इस तरह से हम यूनिट निकाल सकते हैं और ये पूछा जाता है, ठीक है। तो आई होप दैट इज क्लियर। इतनी बातें आपको यहाँ से समझ में आ गई होगी। अब हम देखेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से रिलेटेड है, ठीक है। अब मेरी बात को थोड़ा सा सुन लीजिए। 2 पॉइंट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। 2 पॉइंट जहाँ से प्रश्न बनते हैं वो 2 पॉइंट क्या है, यहाँ मैं स्टार लगा के लिख देता हूँ, स्टार 1 स्टार 2। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम आपने देखा, इससे क्या जाना कि जैसे ही द्रव्यमान बढ़ेगा तो गुरुत्वाकर्षण का बल जो होगा वो बढ़ेगा। मतलब कि गुरुत्वाकर्षण जो बल है, गुरुत्वाकर्षण बल वो डिपेंड करता है किस पे, द्रव्यमान पे, सीधे सीधे द्रव्यमान पे डिपेंड करेगा। ये बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, ठीक है। और दूसरी बात, दूरी बढ़ाने पे बल जो होगा गुरुत्वाकर्षण का वो कम होगा। तो गुरुत्वाकर्षण का फोर्स जो होगा वो दूरी बढ़ाने पे क्या होगा, कम होगा। ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। सारी चीज़ें ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी आपको आपकी स्क्रीन पे ये नोट्स भी दिखाई दे रहे हैं इसके। तो ये जो भी मैं बता रहा हूँ ये आप कॉपी पेन लेके बैठिए, ये कॉपी कीजिए, बढ़िया से नोट्स बनाइए। और दूसरी बात, जो नोट्स आपको दिख रहे हैं यहाँ से आप डेफिनेशंस लिख सकते हैं, क्योंकि मैं डेफिनेशन सिर्फ बोल बोल के बताऊंगा। इस तरह से ये लिखने का काम आप नोट्स से देख के करें, ये नोट्स बने हुए हैं, ठीक है। तो आपको स्क्रीन पे जो नोट्स दिखाई दे रहा है इसका आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना मैं 3 तक काउंट करूंगा, ले लीजिएगा 1 2 3, ठीक है। देखिए नेक्स्ट। अब ये गुरुत्वाकर्षण के बारे में जो मैंने बातें बताई ये सारी है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण का नियम फिर से ले लीजिए, ठीक है। अब और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम पृथ्वी के कारण गुरुत्वाकर्षण का त्वरण देखेंगे, मतलब कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात करेंगे। आप इसका भी चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ले लिया होगा। देखिए अब हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण की। इसके पहले मैं आपको लीनियर एक्सेलरेशन बता चुका हूँ, यानी कि रेखीय त्वरण। एक ही बात हम कर चुके हैं, एक ही यूनिट जो होती है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। इस पर कई बार प्रश्न पूछा गया है, याद रखना। ऐसे ही जैसे रेखीय त्वरण, ये क्या होता है, विस्थापन में परिवर्तन की दर, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो लीनियर एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया था, किसी भी वस्तु के विस्थापन में परिवर्तन की दर जो होता है वो रेखीय त्वरण होता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की, थोड़ा सा धीरे होता हूँ, अगर मैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात करूँ, गुरुत्वीय त्वरण की बात करूँ, तो क्या होता है जरा देखिए। लेट सपोज ये हमारी अर्थ है, समझिएगा, और यहाँ पे एक m मास की छोटी सी ऑब्जेक्ट है, एक m द्रव्यमान की छोटी सी ऑब्जेक्ट है। अगर इस ऑब्जेक्ट को किसी ऊंचाई से अर्थ की सरफेस पे गिराया जाए तो अर्थ के पास अपना एक द्रव्यमान है, अपना एक मास है,
अर्थ का अपना मास है। तो इस द्रव्यमान के कारण अर्थ का एक गुरुत्वाकर्षण फील्ड होगा, एक ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, मतलब एक गुरुत्वीय क्षेत्र होगा। तो इसके अंदर अगर ये वस्तु है तो ये जो अर्थ है, ये जो पृथ्वी है, इस वस्तु को आकर्षित करेगी, यानी कि इस पे अट्रैक्शन का फोर्स लगाएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी। और जब ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी तो ये जो ऑब्जेक्ट है अर्थ की सरफेस की तरफ तेजी से नीचे गिरने लगेगा। तो ये अर्थ जो इस ऑब्जेक्ट पे खिंचाव उत्पन्न करेगी और उस खिंचाव के कारण इस ऑब्जेक्ट में गति होगी मतलब इसकी स्थिति में परिवर्तन होगा, डिस्प्लेसमेंट में चेंज होगा, लेकिन ये ऐसे ग्रेविटेशनल होगा, ठीक है, मतलब अंडर द ग्रेविटी होगा। तब क्या होगा, यहाँ पर इस वस्तु में भी एक त्वरण उत्पन्न होगा, है ना, यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट में भी एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस होगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, देखो इसकी पोजीशन में चेंज आएगा ना, पहले यहाँ रहेगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर सरफेस पे आ जाएगा। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट के कारण, ग्रेविटेशन के कारण यहाँ पे एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। इसी एक्सेलरेशन को हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। और जैसे लीनियर एक्सेलरेशन को ए से बताते हैं, वैसे ही गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल जी से बताते हैं, स्मॉल जी, ठीक है, स्मॉल लेटर में। और इसकी भी जो इकाई होती है, इसकी भी जो यूनिट होती है मेरे दोस्त, वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। मैं इसका डेरिवेशन करके नहीं बता रहा, आप चाहे तो मैं पूरा डिराइव करके बता दूंगा जी की वैल्यू कैसे आई, लेकिन आप अभी ये ध्यान रखिए, जी की जो वैल्यू होती है वो होती है Gm/r², ठीक है। तो ये जी की वैल्यू है, गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू है। यहाँ पे ये जी अभी हम पढ़ चुके हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जिसकी वैल्यू मैंने आपको बता दी, 6.67 × 10⁻11 होती है। उसके बाद में आर का मतलब अगर देखें तो ये पृथ्वी की त्रिज्या है, पृथ्वी की त्रिज्या, या फिर बोले रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो आर का मतलब यहाँ पे क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है, ये आपको बात ध्यान रखनी है। और इसकी इकाई की बात करें तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अब मैं बता देता हूँ, पृथ्वी पर आपको कुछ चीज़ें यहाँ से ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट, अर्थ की सरफेस पे, ऑन अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह पर पृथ्वी की सतह पर या उसके आसपास, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वीय जो त्वरण होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होता है, उसकी वैल्यू 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। तो आपसे सीधा पूछा जाएगा गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू कितनी होती है, तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यूनिट तो हमको पता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ही होगी, ठीक है। आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब गुरुत्वीय त्वरण में किस तरह से बदलाव होता है वो भी चीज़ें हम देखेंगे। अब थोड़ा सा नोट्स पे अपन नज़र मारते हैं और फिर वो चीज़ें देखते हैं। अब आप ज़रा जब नोट्स पे नज़र डालेंगे तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। यहाँ पे G = Gm/r लिखा है, उसको सही कर लीजिएगा। पहले पॉइंट में Gm/r² है, जैसे कि मैंने बताया, r² कर लीजिएगा, मिसप्रिंट है वो, ठीक है। m पृथ्वी का द्रव्यमान है, r त्रिज्या है, तो मैं बता देता हूँ, m जो है ये मास ऑफ अर्थ है, जैसा कि मैंने बताया, m पृथ्वी का द्रव्यमान है, और r जो है उसकी त्रिज्या है, ये रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो r है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। गुरुत्वाकर्षण का जो बल होता है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ और लिख लेते हैं, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिख देता हूँ मैं। गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है प्रकृति में सबसे कमजोर बल है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, अगर मैं उसके नेचर देखूं तो वो सबसे वीकेस्ट फोर्स है, यानी कि सबसे वीक फोर्स होता है। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, लेकिन वीक होता है। क्लियर। अब देखते हैं हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो रहता है, ये गुरुत्वीय त्वरण जो रहता है, इसकी निर्भरता देखते हैं कि किस किस चीज़ पे ये डिपेंड करता है और कहाँ कहाँ से प्रश्न आते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है, मतलब जो गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू होती है ना, वो अर्थ के शेप के ऊपर डिपेंड करती है। थोड़ा सा जो अर्थ का शेप की अगर बात करूँ तो हमारी अर्थ का जो शेप है ऐसे पूरा गोल नहीं है, ठीक है। गोल नहीं है तो फिर कैसा है, ये जो अर्थ का शेप है हमारा, ये थोड़ा सा ऐसा इलेप्टिकल है, मतलब कि ये थोड़ी सी ऐसे ऐसे दबी हुई है। तो आप देखें इस तरह से शेप है। तो अगर मैं बात करूँ तो इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, गोल तो है नहीं, तो ये वाला शेप तो था नहीं, तो मैंने हटा दिया। अब ये इस तरह का शेप है, तो इस तरह से शेप देखेंगे ना तो इसकी रेडियस में चेंज हो जाएगा। अगर आप यहाँ से देखें ज़रा ध्यान से, तो यहाँ पे ये पॉइंट ले लेते हैं, और अगर ये कैपिटल R है, क्योंकि ये चपटा शेप हो गया, तो ये वाली रेडियस बढ़ गई, और ये वाली जो रेडियस है ये थोड़ी सी कम हो गई, स्मॉल r लेट सपोज कर लेते हैं। तो इसके कारण जो पोल होता है, जो ध्रुव होता है, ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण यानी कि G का मान यानी कि G की जो वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है, अधिक होती है। और ये जो इक्वेटर है, इस पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कम होती है। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ से प्रश्न बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो पृथ्वी के आकार पर गुरुत्वाकर्षण
का जो त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण जो है पृथ्वी के आकार पर डिपेंड करता है। उसका आकार ऐसा होने के कारण ये ध्रुव होता है, पोल होता है, ये इक्वेटर होता है, ठीक है। तो पोल्स पे जो होता है गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, अधिक होता है, गुरुत्वीय त्वरण ज़्यादा होता है, और इक्वेटर पे गुरुत्वीय त्वरण कम होता है। अगर आप ये समझना चाहते हैं ऐसा क्यों होता है तो मैं आपको बता देता हूँ, ये भी समझा देता हूँ। देखिए जी इक्वल टू कितना था, जी एम बाय आर स्क्वायर, आर यहाँ पे रेडियस थी। अब ये आर जो है ये डिवाइड में है, और अगर ये रेडियस का मान ज़्यादा होगा, अधिक होगा, तो ये वैल्यू कम कर देगा, क्योंकि ये डिवाइड में है तो कम कर देगा। मतलब कि ये इक्वेटर पे देखो रेडियस की वैल्यू ज़्यादा थी, ये रेडियस बढ़ गई थी, तो ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम हो गया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अभी देखो और आएगी। अब इसका उल्टा भी है कि अगर ये आर की वैल्यू मैं कम कर रहा हूँ, मतलब छोटी क्वांटिटी से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो ओवरऑल क्वांटिटी बढ़ जाएगी। इसका मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पोल वाली डिस्टेंस थी, ये रेडियस कम होने के कारण ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू बढ़ गई, ठीक है। तो इसके लिए ये दो फैक्ट आपको ध्यान रखना है सबसे पहले। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए, समझ आ जाएगा। अगर आपको स्पीड तेज लग रही है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, अगले वीडियो में स्पीड धीरे कर दूंगा। और अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है तो यस लिख दीजिएगा सर कि हाँ समझ में आ रहा है, ठीक है। वही मेरे लिए एक आप लोगों की तरफ से जो है उत्साहवर्धन होगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो बिना शेयर किए इस वीडियो से हटना मत, ठीक है। शेयर ज़रूर करना, क्योंकि आगे भी आपको इसी तरह से फैंटास्टिक बिल्कुल तरीके से वीडियो मिलेगी, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये हमने देख लिया। अभी दो तीन चीज़ फैक्ट और याद रखना है। वो क्या क्या है कि जैसे अगर मैं पृथ्वी की सतह है, ये पृथ्वी की सतह है, अगर मैं इससे ऊंचाई पे जाऊंगा तो गुरुत्वीय त्वरण जी की वैल्यू कम होती है। ऐसे ही अगर ये पृथ्वी की सतह है और इससे मैं गहराई में जाऊंगा अंदर की तरफ, तब भी गुरुत्वीय त्वरण जो जी की वैल्यू होती है वो कम होती है। तो दोनों ही केस में गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। ये दोनों फैक्ट आपको ध्यान रखना है। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि पृथ्वी के केंद्र पे अगर देखें, सेंटर ऑफ द अर्थ, यहाँ पे लिख देते ऑन दी सेंटर ऑफ द अर्थ, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है वो जीरो होती है। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमने अभी फॉर्मूला देखा जी एम बाय आर स्क्वायर, और पृथ्वी के केंद्र पे ही अगर चले गए तो यहाँ पे केंद्र है और केंद्र से परिधि तक की दूरी, ये जो रहती है दूरी, इसी को त्रिज्या बोलते हैं। और अगर आप केंद्र पे ही चले गए तो त्रिज्या तो जीरो हो गई ना। तो अल्टीमेटली ये इनफाइनाइट आप बोल सकते हो कि सेंटर पे अगर देखें तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो जीरो बताएंगे कि जीरो होती है, ठीक है। तो केंद्र पे कुछ मास हैगा नहीं। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि अगर गुरुत्वीय त्वरण की बात करें, गुरुत्वाकर्षण की बात करें, तो वहाँ पे सेंटर पे क्या होगा, सारा का सारा मास अर्थ की सरफेस का कंज्यूम होगा, अर्थ का मास कंज्यूम होगा। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो सेंटर पे होगा अर्थ के, वो कितना होगा, जीरो। तो अर्थ के सेंटर पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जीरो होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए अब हम बात करते हैं द्रव्यमान और भार की, कि दोनों में डिफरेंस क्या है। आपको पता तो होगा कि द्रव्यमान क्या होता है, भार, लेकिन डिफरेंस आपको शायद ही पता हो। तो आज हम सीखेंगे कि डिफरेंस क्या होता है, और ऐसा सीखेंगे कि आप ज़िंदगी भर कभी नहीं भूलेंगे। ये थोड़ा सा नोट्स हटा दीजिए, ठीक है। तो आप देखिए द्रव्यमान क्या होता है और भार क्या होता है। तो अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेट्स सपोज द्रव्यमान जो है पदार्थ की मात्रा होती, किसी वस्तु में पदार्थ की जो मात्रा होती, पदार्थ की मात्रा, ये जो द्रव्यमान होता है किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा को बताता है, यानी कि क्वांटिटी ऑफ मैटर या क्वांटिटी ऑफ मटेरियल बताता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी क्वांटिटी है मटेरियल की, वही होता है उसका द्रव्यमान यानी कि मास, ठीक है। और वेट क्या होता है, वेट जो होता है, ये वेट जो होता है ना, ये एक तरह से किसी ऑब्जेक्ट पे अर्थ की सरफेस की तरफ लगने वाला गुरुत्वीय बल होता है। तो ये एक तरह से क्या है, गुरुत्वीय बल है, जो कि किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, किसके कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के, ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण अर्थ की, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि लेट सपोज एक यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है ना। मास का मतलब होता है द्रव्यमान। तो एक ऑब्जेक्ट है जिसमें पदार्थ की मात्रा m है, मास यानी कि द्रव्यमान क्या है, m है। अब यहाँ पे मान लो कि ये अर्थ की सरफेस है, ये अर्थ है हमारी, ठीक है। अब ये पदार्थ अर्थ की तरफ अगर खिंचाएगा, अर्थ जब इसको अट्रैक्ट करेगी तो इस पे एक गुरुत्वीय त्वरण लगाएगी जी, है ना। और मुझे पता है कि बल जो होता है F, वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन ये मास अगर m है और इस पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा है, गुरुत्वीय त्वरण g लग रहा है, तो m a की जगह g आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं बल बन गया, और इसी बल को, इसी गुरुत्वीय बल को
हम लोग भार कहते हैं यानी कि वेट कहते हैं, ठीक है, भार या वेट कहते हैं। क्लियर है? तो इसको आप F की जगह W भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी को हम गुरुत्वीय बल होता है W = mg। ये आपको बात ध्यान रखनी, जो पॉइंट दिख रहा हूँ सबसे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये पदार्थ की मात्रा हो गई, ये गुरुत्वीय बल हो गया। इसकी अगर इकाई की बात करें, इसकी यूनिट की बात करें, यूनिट मास की यूनिट, तो वो किलोग्राम होती है ना। किलोग्राम में नापेंगे पदार्थ की मात्रा, तो किलोग्राम में नापते भैया। ऐसा यूनिट क्या होती है? केजी। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी, वेट की, तो वेट की जो यूनिट होती है ना, वो न्यूटन होती है, ठीक है। तो इसकी एसआई यूनिट जो होगी वो न्यूटन होगी। ये कई बार पूछा गया है, आपको ध्यान रखना है। जो द्रव्यमान होता है वस्तु का, वो यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में कांस्टेंट होता है। तो अगर मैं द्रव्यमान की बात करूं तो मास जो होता है वस्तु का, वो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट यानी कि बिल्कुल एक जैसा, कहीं भी चेंज नहीं होगा। मेरा अगर द्रव्यमान लेट सपोज 10 किलो है, 10 किलो मुझ में द्रव्यमान है, पदार्थ की मात्रा 10 केजी है, तो वो पृथ्वी पे भी 10 केजी रहेगी, चांद पे भी 10 केजी रहेगी, कहीं और भी चले जाऊंगा तो मैं 10 केजी रहेगी, कहीं भी चले जाऊँ ब्रह्मांड में वो सेम रहेगा। लेकिन भार जो है, ये भार निर्भर करता है, देखो जी पे, भार W = mg, वेट किस पे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। तो जिस प्लेनेट पे आप हो या फिर जहां पर भी आप हो, उसके ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे डिपेंड करेगा। मतलब उसका ग्रेविटेशनल फील्ड जितना तगड़ा है, उतना ही ज़्यादा आप में वेट होगा, ठीक है। लेट सपोज जैसे कि मैं गुरु ग्रह पे चले जाता हूँ, तो गुरु का भार बहुत ज़्यादा है पृथ्वी से, तो वहाँ मेरा जो भार होगा, सॉरी, गुरु का जो द्रव्यमान है पृथ्वी से बहुत ज़्यादा है, तो मेरा जो भार वहाँ पे हो जाएगा वो कई गुना बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उस पर, उसका बहुत ज़्यादा होगा, उसका खिंचाव जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि उसमें द्रव्यमान ज़्यादा है, ठीक है। ऐसे में चंद्रमा पे अगर चले जाऊँ, मैं अगर चंद्रमा पे चले जाऊँ, तो पृथ्वी पे जो मेरा भार है उसका 1/6 हो जाएगा मेरा भार। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण 1/6 है, ठीक है। क्लियर है? तो ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। तो अल्टीमेटली मैंने क्या किया, ये W = mg, तो ये कांस्टेंट नहीं होता। यह गुरुत्वीय मैं बताऊं कि गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता पे डिपेंड करता है, ग्रेविटेशनल फील्ड पे डिपेंड करता है, ये ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, ग्रेविटी पर डिपेंड करता है, ठीक है। और ये कांस्टेंट नहीं होता, ये कांस्टेंट नहीं होता, ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, सॉरी। तो ये चीज़ें आपको इसके लिए ध्यान रखनी है। अब पृथ्वी और चंद्रमा की बात कर लेते हैं। तो पृथ्वी की सतह पर अगर द्रव्यमान देखें तो वो तो कांस्टेंट रहता है। अभी मैं देख लेता हूँ पृथ्वी की सतह पर जो भार रहता है, वो किसी वस्तु का अगर भार की सिर्फ बात करूँ, तो पृथ्वी की सतह पे जो भार रहेगा वो चंद्रमा की सतह से 6 गुना रहेगा। या फिर मैं बोल सकता हूँ कि अगर किसी वस्तु का पृथ्वी पे भार सपोज कर लो 60 किलो है, तो चंद्रमा पे उसका जो भार होगा वो 1/6 होगा। मतलब कि 60 किलो का 1/6 करेंगे मतलब 10 किलो होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 1/6 का रिलेशन होता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि कई बार क्वेश्चन बना है। चंद्रमा की सतह पर भार, चंद्रमा की सतह पर भार यानी कि वेट ऑन द सरफेस ऑफ द मून जो होगा वो होता है 1/6 इंटू वेट ऑन अर्थ। ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है। मतलब चंद्रमा की सतह पर जो भार होगा वो पृथ्वी की सतह पर भार के 1/6 होगा। इतनी चीज़ें आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब ज़रा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, ठीक है। अब ज़रा वो दिखा दीजिए इनको नोट्स। देखिए इसमें क्या लिखा है। भार और वजन की बात करें तो पदार्थ की मात्रा को हम भार कहते हैं, उसके बाद में एसआई यूनिट, सॉरी, पदार्थ की मात्रा को हम द्रव्यमान कहते हैं, है ना, मास कहते हैं। इसकी एसआई यूनिट अगर बात करें तो केजी होता है, आप देख पा रहे हैं। वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो जगह बदलने पे डिपेंड नहीं करता। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जगह के बदलने पर वस्तु का द्रव्यमान डिपेंड नहीं करेगा। मैंने आपको बताया कहीं भी चले जाओ द्रव्यमान कांस्टेंट रहेगा, लेकिन भार डिपेंड करता है, भार चेंज हो सकता है, ठीक है। अब वस्तु का वजन जगह के साथ में बदलने पे चेंज होता है, और जो पृथ्वी के केंद्र की तरफ आकर्षित करता है, मतलब वजन क्या है, नॉर्मली एक बल है जो कि पृथ्वी के केंद्र की तरफ वस्तु को आकर्षित कर रहा है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। W = mg, ये मैंने आपको बता दिया। थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए इसको नीचे की तरफ। वस्तु का वजन जो है, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ छूट गई, थोड़ा सा हटा दीजिए इसको हटा दीजिए। तो एक चीज़ और देख लेते हैं कि ये जो वजन है, ये जो भार है, ये एक सदिश राशि है। वस्तु का वजन यानी कि भार एक सदिश राशि होती है, यानी कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये जो है ये स्केलर क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी यानी कि द्रव्यमान जो है एक अदिश राशि है।
ठीक है, तो यहाँ पे ख़त्म होता है ये पॉइंट। और एक नोट कर लीजिए, शो कीजिए नोट्स वापस से सॉरी। अब आप देखिए, आपको दिखाई दे रहा है जो हमने देखा अभी यहाँ पे कि जो एक सदिश राशि है, द्रव्यमान आपके पास में अगर देखें तो एक अदिश है और भार एक सदिश राशि है। क्लियर है? आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। और कोई पॉइंट छूट रहा है क्या इसके अंदर? आप पढ़ लीजिए। एक वस्तु के गुरुत्वाकर्षण का केंद्र वह बिंदु है जहाँ पूरा वजन उसका कार्य करता है। ये ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं हम। वस्तु का वजन एक चर मात्रा है, स्थिति बदलने पे डिपेंड नहीं करता, ये हमने बात कर, स्थिति बदलने पे डिपेंड करता है जो वजन होता है वो, ये हमने बात कर ली। और लिफ्ट वाली बात हम करेंगे अभी, तो लिफ्ट वाली जो बात है वो थोड़ी सी देर से करते हैं, पहले कुछ और चीज़ें देखते हैं। अब हम बात कर रहे हैं एक छोटे से टॉपिक की, जो कि है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बस आपको ये ध्यान रखना है इसकी डेफिनेशन क्या होती है, यहीं से प्रश्न पूछा जाता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वीय केंद्र क्या होता है? तो गुरुत्वीय केंद्र किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी वस्तु का यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का वो सेंटर पॉइंट, वो पॉइंट जहाँ पे उस ऑब्जेक्ट का पूरा जो वेट रहता है, जो पूरा का पूरा वेट हो यानी कि भार हो, वो कॉन्सेंट्रेटेड हो। मतलब कि वो कॉन्सेंट्रेटेड होने का मतलब कि वह संरक्षित होता है। ठीक है, उसी केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं? गुरुत्वीय केंद्र कहते हैं, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर वो पॉइंट होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का वो पॉइंट जहाँ पर उस ऑब्जेक्ट का पूरा जो वेट होता है वो कॉन्सेंट्रेट होता है। मतलब उस ऑब्जेक्ट का जितना भी वजन है वो उस बिंदु पर क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, संरक्षित हो जाएगा। अगर उस बिंदु को ऐसे एक पॉइंट पे रख दोगे तो वो पूरी की पूरी जो ऑब्जेक्ट है वो बैलेंस हो जाएगी। उसी को हम कहते हैं गुरुत्वीय केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इससे को आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पे पूरा भार संरक्षित होता है। बस यही ध्यान रखना है, क्या संरक्षित होता है गुरुत्वीय केंद्र में? तो वो पॉइंट जहाँ पे पूरा का पूरा वस्तु का भार संरक्षित हो वही गुरुत्वीय केंद्र होता है। ये अपने को ध्यान रखना है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। अब वेट इन लिफ्ट, मतलब जो लिफ्ट के अंदर भार होता है उसमें आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सिंपली 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपकी कोई भी लिफ्ट है, लेट सपोज ये लिफ्ट है और इसके अंदर एक बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है, कि लिफ्ट अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो आप क्या करते हैं? भार में वृद्धि महसूस करते हैं, अपने वेट में वृद्धि। तो अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगी तो भार जो होगा, जो वेट होगा, उसमें क्या होगी? वृद्धि होगी। ठीक है, वृद्धि कितनी होगी? देखो, वेट इक्वल टू होता है mg, है ना। लेकिन जिस त्वरण से, लेट सपोज कि ये जो लिफ्ट है ये g त्वरण से ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, या फिर मैं बोलूँ gl बोल देते हैं इसको। लिफ्ट का जो त्वरण है वो ऊपर की तरफ जाने वाला एक्सेलरेशन जो लिफ्ट का है वो gl है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो भार में वृद्धि होगी वो होगी m, g की जगह g प्लस gl आ जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये भार में वृद्धि होती है जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है। ऐसे ही अगर ये लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है तो भार में क्या होगी? कमी होती है, इंसान के भार में कमी होती है। तो ये लिफ्ट जब नीचे की तरफ आएगी तो भार में कमी होगी। अब ये जो कमी होगी भार में वो कितनी होगी? तो W इक्वल टू एम जी माइनस जी एल होगी। लेट सपोज कि जब लिफ्ट नीचे आ रही है तब वो भी जी एल एक्सिलरेशन से नीचे आ रही है। ठीक है, और अगर लिफ्ट को फ्री फॉल कर दिया जाए, फ्री फॉल मतलब कि एक बंदा या लिफ्ट में बैठा है और एकदम से ये ऐसी लिफ्ट में ऊपर रस्सी है और ये रस्सी को मैं तोड़ दूँ, क्योंकि रस्सी के माध्यम से ही लिफ्ट ऊपर नीचे जाती है ना, तो इस रस्सी को मैं यहाँ से काट दूँ तो ये लिफ्ट क्या होगी? एकदम से नीचे की तरफ जाएगी, फ्री फॉल होगी। मतलब कि ऐसे स्वतः ही गिरने दिया जाए। तो स्वतः ही जब गिरने दिया जाएगा तो इस आदमी का जो वेट होगा, जो भार होगा, वो ज़ीरो हो जाएगा। जब ये फ्री फॉल हो जाएगी, लिफ्ट फ्री फॉल स्वतः ही गिरेगी, तो वेट जो होगा बंदे का वो ज़ीरो होगा। मतलब वो अपना भार वेटलेस फील करेगा, वो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि बिल्कुल जा रहा है नीचे। ठीक है, आप कभी झूले में बैठे होंगे तो आपको लगता है ना, जब झूला नीचे आता है वो गोल वाला, तो कैसा लगता है? भार में कमी। और जब ऊपर जाता है तो ऐसा लगता है वेट हमारा बढ़ रहा है। ठीक है, वो इसलिए होता है। तो अल्टीमेटली ये ध्यान आपको रखनी है चीज़ें। तो ये हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा और 101% ये आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। अगर ग्रेविटेशन से क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर आपका नहीं जाएगा।
अभी इसके नेक्स्ट पार्ट आपको मिलेगा, उसमें हम लोग सैटेलाइट पढ़ेंगे, सैटेलाइट के बाद में आपकी एस्केप वेलोसिटी पढ़ेंगे और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम उसमें देखेंगे और इसको ख़त्म करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपको लग रहा है कि हमारी सहायता कर रहा है, आप इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अगर और अच्छा लग रहा है तो लाइक भी ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हैं, हमसे जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं, रेगुलर हमारी वीडियोस को पढ़ना चाहते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास ही में बेल आइकन बनकर आएगा, उस पर क्लिक करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।